माँ वो होती है जो खुद से पहले अपने बच्चों का सोचती है और उनके लिए ही जीवन जीती है। अपने सपनों को दबाकर वो बच्चों के सपने पूरे करने के लिए उनके साथ लग जाती है। लेकिन बहुत सी माँ ऐसी भी हैं जो अपने करियर के साथ साथ घर और बच्चों की भी अच्छे से देखभाल करती है। जी हाँ, आज मदर्स डे पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही करियर ओरिएंटेड मदर से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी स्टेजेस को देखने के बाद भी अपने आप को उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है जहाँ से उनकी लाइफ और भी हसीन हो गई है। जी हाँ, ये डॉक्टर भी हैं, मदर भी हैं और साइक्लिस्ट भी हैं। सो मेरे साथ मौजूद है जालंधर की डॉक्टर वनीता गोस्वामी और ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मदर्स डे, तो सबसे पहले तो आपको मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैम, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर भी हैं और मदर भी हैं, इवन साइक्लिस्ट भी हैं, तो कैसे मैनेज होता है इन तीनों को अगर हम देखें तो? देखो, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट को तो इतना समझ में आ ही जाता है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करके अपनी स्टेट ऑफ माइंड को कैसे इक्विलिब्रियम में रख के आगे चलना है। तो जितना ज़रूरी टाइम मेरे बच्चों को चाहिए उतना देती हूँ, घर को चाहिए उतना देती हूँ, समाज को चाहिए उतना देती हूँ और अपनी प्रोफेशन को चाहिए उतना देती हूँ। और 24 आवर्स में मैं इतना मैनेज करने में अब तो इस लायक हो गई हूँ कि समझ सकूँ कि कितना टाइम किसको चाहिए, उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करती हूँ। मतलब टाइमली चीजें हो जाती हैं सारी? 24 आवर्स, 24 घंटे कभी कभी बहुत कम लगते हैं, लेकिन फिर भी जब रात को सोने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि आज का दिन मैंने अच्छे से किया, अपने सारे काम अच्छे से किए। तो जो नींद आती है 7-8 घंटे की, वो बड़ी चैन की नींद आती है और अगले दिन फिर फुल एनर्जी के साथ खड़ी हो जाती हूँ। अब आज का दिन जो है वो फिर अपने पूरे सारे एस्पेक्ट्स को देना है और अपना दिन सक्सेसफुल बनाना है। मतलब ये एक आपसे जो है हमारे दर्शक जो है एक प्रेरणा ले सकते हैं कि वो 24 आवर्स आप एक पूरा लगा रहता है आपका। तो मैम, अगर हम बात करें कि मदर तो आप बाद में बनी हैं, लेकिन उससे पहले आपने जो है डॉक्टर की पढ़ाई भी करी है, तो कैसे मतलब वो जर्नी जो है आपकी डॉक्टर के दौरान जब आप उस कोर्स को कर रही थी, तो क्या कुछ रहा, कई अप्स एंड डाउन्स आए, उसके बारे में आप बताएं। नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कोई खास अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, क्योंकि उस टाइम तो माँ बाप का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा होता है। माता पिता मेरे बहुत ही सपोर्टिव थे। पापा इंजीनियर, मम्मा टीचर थी जो बाद में हाउसवाइफ बन गई। तो उन्होंने पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के लिए मोटिवेट किया, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, जॉगिंग, रनिंग, ये सब मैं अपनी रूटीन लाइफ में करती रहती थी। तो उस टाइम पे पढ़ने के दौरान मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमेशा सपोर्ट मिलती रही और मैं लगी रही। बस जिंदगी में कर्मठ थी थोड़ी सी, मतलब रुकने वालों में से थी नहीं मैं। पिता से ये जीन्स आए, मुझे जेनेटिक मटेरियल बहुत अच्छा है मेरा, तो कर्मठ रही हूँ मैं, रुकने वालों में से हूँ नहीं। तो तब भी मैं भागी दौड़ी रहती थी और लगी रहती थी और पेरेंट्स की सपोर्ट फुल थी, पॉजिटिव थी बहुत ज़्यादा, तो इसे कोई दिक्कत नहीं आई इस कॉलेज टाइम में कभी भी। मतलब साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना आपने देखा था या फैमिली में किसी ने देखा था? नहीं, ऐसा किसी ने, मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा कि मैं साइकोलॉजिस्ट, मुझे पता भी नहीं था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। ये तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, जब बेटा हुआ तो बेटे की परवरिश के दौरान न्यूक्लियर फैमिली थी तो समझ नहीं आता था कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझना कैसे है, उसको डांटना है या प्यार से समझाना है, इन सब चीज़ों की हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जॉब एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर की मिली। तो जब वहाँ लोगों से मिलना, बात करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं शायद मेरे लोगों से बात करने का तरीका अच्छा था कि उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहता था मेरे पेशेंट्स के ऊपर। तो मुझे तब एहसास हुआ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट अच्छी बन सकती हूँ। तब मैंने जाके मास्टर्स करी साइकोलॉजी में, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में, और फिर उसके बाद उसी ही लाइन पे मैं चलती गई और शायद वो साइकोलॉजी ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही कि जीवन में जो है वो किसी को भी काम को भी करने के लिए कोई उम्र नहीं है, बस पॉजिटिविटी के साथ कर्म करते जाओ, सब अच्छा ही होगा। मतलब अगर हम बात करें बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपकी लाइफ में ये कैसे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है? बहुत बहुत। देखो, साइकोलॉजी हमें बताती है कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस में किस तरह से अपने आप को बैलेंस करके चलना है। जी। बच्चे की परवरिश करते वक्त आपने बच्चे के टेंट्रम्स हैं या बच्चे की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कैसे उसको बैलेंस करना है, कैसे गुड लिसनर बनना है। जब आप साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो आप पेशेंट आपके साथ कभी कभी 40 मिनट 45 मिनट खूब बातें करते हैं और आप चुपचाप सुनते हो, बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स गुबार निकल जाते हैं। तो लिसनिंग की एक जो चीज़ थी वो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद समझ में आई।
वो मैंने अपनी रूटीन लाइफ में ऐड करी। और बहुत सारी और चीज़ें, पढ़ाई, बुक्स पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना जो है वो भी मुझे साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद समझ में आया। जितना पढ़ते जाओगे उतना ज़्यादा नॉलेज होएगी, उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, उतना ही लाइफ में आपको वो चीज़ें अपनाने में ईजी हो जाएगा। यहाँ मैम मैं पूछना चाहूँगी कि जब हम पहले का टाइम देखें तो पहले की जो मदर्स होती थी वो बच्चों के साथ इतना ओपन माइंड नहीं थी, है ना कहीं बच्चों का भी रह जाता था कि हमारे पेरेंट्स हमसे बात करें। बट अगर हम आज का लाइफस्टाइल देखें, आज के जो पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है, हर तरह की बात वो कर लेती हैं। जबकि पहले के टाइम में बच्चे ही डरते थे पेरेंट्स से बात करने। तो आप अपने आप को कहाँ रखती हैं उस चीज में? हाँ, मैं बहुत ओपन माइंडेड पेरेंट हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों ने जन्म लिया है वो हम उनके पेरेंट्स इसलिए हैं कि हमने उनको जन्म दिया है, पर उनको कंट्रोल करने का हमें कोई राइट नहीं है। उनको डायरेक्शंस देनी है, उनको बताना है, समझाना है, रास्ता बताना है कि ये रास्ता पकड़ो, इस रास्ते पे तुम्हें जो भी अपने तुम्हारे एम्बिशंस हैं वो पूरे होंगे। लेकिन फुल फ्रीडम है कि तुम जो है वो क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो उस चीज़ की फुल फ्रीडम है। और मैं अपने बेटे के साथ इस मामले में बहुत बहुत ओपन हूँ, हर चीज़ उसके साथ पूछती हूँ, डिस्कस करती हूँ। और कई बार जो फ्रस्ट्रेटेड होता है वो आके मेरे साथ शेयर करता है अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी तरफ से सही गाइडेंस देती हूँ। बाकी उसने कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये तो उसकी अपनी बुद्धि है, तो वो करता है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट। और कुछ गलतियां भी करता है पर वो अपनी गलतियों से खुद सीखता है फिर। पर मैं अपने डिसीजंस उस पर थोपती नहीं कि ये करना है या ये नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शंस देती हूँ, तरीका बताती हूँ कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप आज के मदर्स को क्या ऐसा कुछ मतलब टिप्स देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को जो है हैंडल करें आज की डे टू डे लाइफ में? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि मदर्स अपना 100% देती हैं जब अपने बच्चे को पालती हैं, अपनी तरफ से अपने बच्चे का बेस्ट करती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, उसको उस पर नज़र रखिए कि उसकी कंपनी गलत ना हो, वो गलत आदतों का शिकार ना हो, लेकिन उसके टेस्ट, उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज़ को देखते हुए उसके फ्यूचर या करियर के जो डिसीजंस हैं उसको खुद लेने दीजिए। क्या हो जाएगा, साल 2 साल आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कम से कम वो अपने एक्सपीरियंसेस से जो उसको लेसन्स मिलेंगे वो सारी ज़िंदगी काम आएंगे। आपकी थोपी हुई जो चीज़ें हैं उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और अल्टीमेटली वो एक रिबेल बच्चा भी बन सकता है, एक विद्रोही बच्चा भी बन सकता है। तो अपने बच्चे के लिए एक गुड लिसनर बनिए, उसको जज मत करिए कि यहाँ पे तू सही है, यहाँ पे तू गलत है, पर उसको सुनिए ज़रूर और उसके बाद अपना एक व्यू पॉइंट दीजिए और फिर देखिए कि बच्चा जो है वो कैसे आपकी बात को सुनता है और लागू करता है। अच्छा, मदर बनना ज्यादा इजी है या फिर डॉक्टर बनना? मतलब अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये तो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप 100% देना चाहती हैं या नहीं। डॉक्टर बनने के लिए भी आपको 100% देना पड़ेगा। इवन अगर गृहस्थ भी चलाती हैं, फैमिली लाइफ भी चलाती हैं, 100% नहीं देंगी, सब्जी उतनी स्वाद नहीं बनेगी अगर उसमें 100% नई चीज़ें प्रॉपर आपकी 100% उसमें नहीं रहेगी इनपुट, तो आपको 100% तो देना पड़ेगा। टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी डेडिकेशन है। तो अगर आप डेडिकेटेड मदर हो तो भी टफ नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड डॉक्टर हो तो भी ऐसा कुछ टफ नहीं है। मतलब हर एक, मतलब जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो मदर है या फिर आप एक स्टडी कर रहे हो, तो उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइम टू टाइम हम उसको मतलब हैंडल कर लेते हैं। आपने अपना 100% देना है, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है। आपने अपने पेशेंट को 100%, जब आप पेशेंट अटेंड करिए अपना 100% अपने पेशेंट को देखिए, अपने प्रोफेशन को देखिए। जब फैमिली में अपने बच्चे को या घर को देख रही है तो अपना 100% दीजिए, या जब आप अपनी हॉबी भी परस्यू कर रही हैं तब भी आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपकी हॉबी से आपको जिंदा दिली मिलेगी और आप अपने बाकी काम कर पाएंगी। तो 100% दीजिए। उसके बाद टफ तो बिना डिफिकल्टी के तो कोई जिंदगी भी नहीं है। कुछ तो थोड़ा कष्ट होना चाहिए, कुछ तो थोड़ा मुश्किल होनी चाहिए, तभी तो लगे, मजा आए कि हाँ भाई कुछ किया लाइफ में। राइट। कई बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? मतलब एज अ मदर बनना, कोई जबरदस्ती उनके साथ कि मैं जबरदस्ती बनी हूँ मदर, या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन जो है ना उसके कारण होते हैं, उसका सबसे प्रमुख कारण एक होता है हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाना।
जब एक औरत माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है, उसके दौरान उसके पूरे शरीर के अंदर केमिकल्स जो होते हैं ना, उसका बैलेंस डिफरेंट हो जाता है। केमिकल्स जो उसके हार्मोन्स होते हैं उसका थोड़ा सा बैलेंस डिफरेंट तरह का हो जाता है। डिलीवरी के बाद भी वो बैलेंस बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स, जिनको हम सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स होते हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो उस दौरान वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन तरह का डिप्रेशन है, जिसमें वो इवन बच्चा होने के बाद उसकी खुशी को भी महसूस नहीं कर पाती और रोती है, उदास रहती है। इवन अपने बच्चे को दूध पिलाने में भी उसको अच्छा नहीं लगता, बच्चे के काम करने में भी अच्छा नहीं लगता। और ये बहुत कॉमन टाइप का डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो हमें क्लिनिकली आम तौर पर देखने को मिलता है। और आजकल तो बहुत ज्यादा है। यस, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत संवेदनशील हो गए हैं, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। हर चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं गहराई से। पहले कोई बात कह जाता था तो इतना ध्यान नहीं देते थे, अब छोटी छोटी बात चुप जाती है। तो और दूसरी बात, हमारी बॉडी, खाने पीने की चीजें ऐसी हैं जिससे हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आ गए हैं। तो उससे जो लोग हैं वो, उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से डिप्रेशन जो है वो हमें देखने को न्यूक्लियर फैमिली का भी इसमें कुछ असर पड़ता है? जैसे हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं और मतलब हस्बैंड वर्किंग है, मदर अगर उसकी डिलीवरी हुई है और बच्चा अकेली है, तो वो भी कोई रीजन होता है? हाँ, होता तो है। देखो, एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। जब औरत की डिलीवरी होती है वो बड़ी वल्नरेबल होती है, उस वक्त उसको एक मेंटल फिजिकल सपोर्ट तो चाहिए होती है। न्यूक्लियर फैमिली में वो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कम होने की वजह से जो लेडीज़ हैं उनमें हम डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा पाते हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब जॉइंट फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, लोगों अपनी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आपको उठना है, काम करना है। न्यूक्लियर फैमिली में आप अपनी मर्जी के मालिक हो। लेकिन क्या है, जॉइंट फैमिलीज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर हो जाती हैं, सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा होता है। बट न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि आपको खुद ही सब कुछ करना है, खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। तो या तो आप उसको चैलेंज समझ के चलते जाइए आगे, कि जो भी है यही मेरे लाइफ का चैलेंज है और मुझे इसमें आगे बढ़ते जाना है, तो जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल है। नहीं तो फिर परेशानियां ही हैं। तो अगर हम इससे बचना चाहें तो उसके लिए क्या, मतलब कोई टिप्स आप हमारे दर्शकों को देंगे? किससे? पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। इससे बचने का तरीका, देखो, पेशेंट लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी हैं, अगर उनको अपने अंदर ये चीज़ें महसूस हों कि मेरा मन उदास हो रहा है, या रोने का मन कर रहा है, या भूख कम लग रही है, या ज़्यादा भी लग रही है, या नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो या तो घर के किसी मेंबर से बात करें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर उसके हस्बैंड को या फैमिली मेंबर को उसके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए कि या वो पेशेंट से बात करें या फिर डॉक्टर से बात करें। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व जल्दी ही टाइम पे किया जा सकता है और प्रॉब्लम आगे बढ़ने से रोकी जा सकती है। मैम, यहाँ मैं आपका एक और पर्सनल कुछ पूछूंगी कि आप डॉक्टर और मदर होने के साथ साथ आप एक साइक्लिस्ट भी हैं। तो साइक्लिस्ट जो एक आप बने, वो चीज जो है कब मन में आई कि अब मुझे साइक्लिस्ट भी बनना है? क्योंकि ऑलरेडी आप 1-2 जॉब्स कर रहे हो, मदर भी हो, डॉक्टर भी हो, तो साइक्लिस्ट बनने का सपना देखा था या कैसे मन में आया? सपना ऐसा कुछ नहीं कभी देखा था कि साइक्लिस्ट बनूंगी। हाँ, 10th तक साइकिलिंग करी है, साइकिल से स्कूल जाते थे। चलो बच्चे करते हैं। साइकिल पे स्कूल जाते आते थे। बताया ना, कर्मठ तो मैं शुरू से, कर्म में मेरा हमेशा से विश्वास रहा है। कोविड डेज में क्या हुआ, फ्री हो गए। हमारी साइकोलॉजी के जो भी टेस्ट होते थे या बातचीत होती थी पेशेंट के साथ, वो ऑनलाइन थोड़ी बहुत शुरू हो गई। हॉस्पिटल का हमारा विजिट कम हो गया, तो उस टाइम पे फ्री थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साइकिलिंग स्टार्ट करी जाए। अपनी लोकेलिटी में, गली में ही 2-3 चक्कर लगाते लगाते कब एक बहुत बड़ी टीम है जलंधर की, जलंधर बाइकिंग क्लब, उसके मेंबर बन गई। और उसके बाद तो फिर साइकिल ऐसा पकड़ा कि अब तो छूटे नहीं छूटता है। तो अब तो भी थोड़े दिन पहले ही मैं खटकर कला, जो शहीद भगत सिंह जी का जद्दी घर है, वहां पे तक साइकिलिंग करके 103-4 किलोमीटर हम करके आए हैं। और क्या मजा आता है करके, क्या हैप्पीनेस फील होती है कि चलो कुछ घंटे अपने को भी दिए। तो फिर ये मैनेज कैसे होता है सारी चीजें?
बस डिवीजन करी हुई है। अब रोज साइकिलिंग नहीं करती, हफ्ते में 2 बार करती हूँ। कभी कभी लगा कि अब ज्यादा मन कर रहा है तो चलो 100 किलोमीटर करनी है, तो टीम में बात चलती है तो वो 100 किलोमीटर कर लेती हूँ, नहीं तो मैं हफ्ते में 2 बार साइकिलिंग करती हूँ 50-50 किलोमीटर। बट इसके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की भी तो जरूरत है, क्योंकि मैं कोविड डेज से कर रही हूँ बीच बीच में, पहले बहुत ज्यादा की 2 साल कोविड डेज में, Right. साल 2 साल रहा तो प्रैक्टिस रही, तो अब इतनी प्रैक्टिस तो हो गई है कि 50 से 70 किलोमीटर आराम से कर लेती हूँ। सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम बात करें साइकिलिंग की तो कौन सा रूट रहा है? अमृतसर, जब हम अमृतसर गए थे और वहां से हम वापस आए थे तो 107 या 110 किलोमीटर की वो मेरी राइड थी। तो वो मेरा बहुत ही, वो नाइट राइड थी, हम लोग 15 मेंबर्स थे, तो हम लोगों ने इकट्ठे एक साथ राइड करी, 4-4.5 घंटे लगे। वो मेमोरेबल है, वो मेरी मेमोरी से कभी erase मतलब नहीं हो बिना सकते। रुके या नहीं, बीच में हमने 2-3 बार रुके हैं, पानी पिया है, चाय ली है, थोड़ा बहुत खाना खाया है, लेकिन वो 4-4.5 घंटे की टोटल मतलब राइडिंग टाइम जो था वो 4-4.5 घंटे का अगर था। कोई मदर करना चाहती है साइकिलिंग शुरू, तो उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? मोस्ट वेलकम जी, आ जाओ हमारे साथ, कभी भी मेरे से बात कर लो, मेरे साथ चलो, हम चलते हैं, छोटी सी साइकिलिंग की राइड करेंगे, धीरे धीरे आप शुरू कर दो, प्रैक्टिस करो, आ जाओ हमारी टीम में। मोस्ट वेलकम। एक कहते हैं ना टिप्स की, हाँ सबसे पहले ये चीज करनी है, उसके बारे में आप बताओ। ऐसा कोई टिप नहीं है, सिर्फ दिमाग में भर लो कि मुझे करना है, जब सोच लिया करना है तो फिर कोई चीज फिर वो छूटता नहीं है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे कि आपके हस्बैंड हैं, उनका अपना भी एक बिजनेस है, जी। तो आप वहां भी टाइम डिवोट करते हैं, तो वो टाइम कैसे वहां पे डिवोट होता है इतना कुछ करने के बाद? अब क्या है कि मेरे जो पेशेंट्स होते हैं वो ऑन अपॉइंटमेंट्स होते हैं जी। तो जब मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती पेशेंट की, तो फिर उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड की फैक्ट्री जाती हूँ, 4-5 घंटे वहीं रहती हूँ, थोड़ा बहुत उनकी फैक्ट्री में जो काम है वो सीखती हूँ, करती हूँ, सैलरीज बनाना है या और अंदर राउंड्स करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इवन कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स उनको बहुत होती हैं, उनको बड़े इश्यूज होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन मैं कैंप्स भी लगाती हूँ वहाँ पे, साल में 1 या 2 बार कैंप लगाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं उनको देखती हूँ, बीपी शुगर सब चेक करती हूँ, मेडिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। और जो है मैं अपने हस्बैंड को हफ्ते में मैं 4 दिन जो है वो 3-4 घंटे के लिए अपने हस्बैंड के साथ फैक्ट्री में होती हूँ, और मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ वो काम भी उनके साथ करूँ। कैसा फील होता है आपको उस टाइम को वहां पे डिवोट करना? हाँ, मेरे को हर काम जो भी मैं करती हूँ मुझे सब में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शायद दिल से वो करना चाहती हूँ, तो जब आप कोई चीज़ दिल से करते हो तो वो फिर आपको खुशी तो मिलती है, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है वहाँ जाकर। मैम आप जलंधर नीमा वुमेन्स फोरम के भी मेंबर हो और उससे पहले आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा है? नीमा ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है, नीमा की वजह से मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मुझे उन्होंने आगे किया, क्योंकि मैं एक अच्छी मतलब ऑरेटर हूँ, मैं अच्छा बोल पाती हूँ, तो बहुत सारी मीटिंग्स को मैंने स्टेज पे मैंने ऑर्गेनाइज किया, स्टेज सेक्रेटरी रही, तो नीमा से मुझे बहुत पहचान मिली, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, और एक तरह से बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल सपोर्ट मुझे मिली। और कभी कोई मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई टॉक टू द प्रेसिडेंट ऑफ नीमा मेंबर, तो नीमा फैमिली के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात करती हूँ तो सॉर्ट आउट हो जाती है वो प्रॉब्लम। मैम कभी ऐसा हुआ है कि जब आप मदर बने तो आपको कई चीज़ों को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा, या आपकी खुद की जो ख्वाहिशें थी उनको मतलब एक तरीके से साइड रखना पड़ा सिर्फ अपने बच्चे को आगे पालने के लिए? ऐसी कोई है आपकी, कोई याद हो, कोई ऐसा किस्सा हो? सेक्रीफाइस देखो हर कोई करता है सेक्रीफाइस, बाप भी करता है, माँ भी करती है, लेकिन अगर वो इनिशियली अगर हम सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं तो फिर बच्चे को कैसे पालन पोषण करते हैं, या बच्चे का कैसे ध्यान रखते हैं, या बच्चा कैसे पढ़ता, तो वो सेक्रीफाइसेस मुझे याद नहीं है। मुझे तो इतना याद है कि बच्चा पालना है, बच्चा बड़ा करना है, बच्चे को मैंने जन्म दिया है, मुझे ऐसे कोई सेक्रीफाइसेस याद नहीं। जब जिस चीज़ का टाइम मिलता गया मैं उसको करती चली गई, कभी नहीं सोचा कि ये सेक्रीफाइस कर रही हूँ या नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी ये ख्वाहिश है या मेरा ये पैशन था, मैंने ये करना था, वो छूट गया, पीछे रह गया? नहीं, मेरे पैशन जितने भी हैं जब मैंने दिल से चाहा है उनको करना तो फिर मैंने कर ही लिया, फिर मैंने किसी की सुनी नहीं है, चाहे मुझे उसके लिए एक टांग पे ना खड़ी रहना पड़ा हो। क्या बात है। पर मैं अपने पैशन को फिर फॉलो करती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। राइट नाउ मेरे को 2-3 साल से ना मैं नेचर लवर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे नेचर के साथ, मिट्टी के साथ, कुदरत के साथ, एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, तो मैं डॉग लवर हूँ बहुत ज़्यादा।
तो इधर उधर से स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो मैंने 7 डॉग्स अपनी फैक्ट्री में अपने हस्बैंड की रखवाए हैं और उनका पालन पोषण हम करते हैं। उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हमने डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं जी। और मेरे ख्याल से 50 से 60 ऐसी फीमेल डॉग्स हैं जिनको मैंने स्टरलाइज करवाया है और वो अब बहुत हेल्दी है। और घर के आसपास टोटल मिला के 15 ऐसे डॉग्स हैं जिनकी मैं केयर करती हूँ, उनको 2 टाइम खाना देती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करवाना हो तब करवाती हूँ। तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कभी भी अपने पैशंस के लिए कुछ ऐसा मुझे बहुत वो परेशानी हुई है। नहीं, हिम्मत करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा कष्ट तो आता ही है पैशन फॉलो करने में, बट हिम्मत नहीं हारनी है। उदासी भी आती है, घबराहट भी होती है, फैमिली सपोर्ट भी कभी कभी नहीं मिलती है, पर जब जज्बा स्ट्रांग हो तो फिर आपके साथ जुड़ जाते हैं लोग। तो बस करती जा रही हूँ, जब तक सांस है चलती जाऊंगी। क्या बात है। तो मैम, इस मदर्स डे आप हमारे दर्शकों को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे? देखो, मदर होना अपने आप में एक कंप्लीट फीलिंग है। सो कंप्लीट हो, मदर हो, कंप्लीट हो, जो कर रही हो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर रही हो, बढ़िया कर रही हो। कभी अपने आप में नहीं सोचना कि मैंने कम किया या मैं ये कर लेती तो वो सही रहता। जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि मदर होना अपने आप में एक कंप्लीट फीलिंग है। सो एंजॉय योर मदरहुड, डोंट फील दैट यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग, यू हैव बिकम अ मदर, यू हैव गिवन बर्थ टू अनदर ह्यूमन बीइंग, सो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब उसको पालना, बड़े करना आपकी ड्यूटी, और आप करते रहो, चलते रहो, अपने पैशंस भी फॉलो करते रहो, सब मिलता जाएगा, सब चलता जाएगा। जज्बा स्ट्रांग होना चाहिए बस। सो थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वनीता गोस्वामी, जिन्होंने मदर के साथ, जो मदर होते हुए भी डॉक्टर भी हैं और साइकिलिस्ट भी हैं और अपने हस्बैंड के साथ उनके काम में भी हाथ बटाती हैं। तो इनसे हम बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, तो मैम ने जो कुछ भी बताया उससे आपको जवाब तो मिल ही गया होगा। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।